हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर जो कि इस बार के सिलेबस में है, उसका सिलेबस का लास्ट चैप्टर और बुक के अकॉर्डिंग ये 6th चैप्टर है और इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आपको सबसे पहले तो ये इन्फॉर्म करूँगा कि जो भी चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं आपने, उनका राइटिंग वर्क भी चेक कर लीजिए कंप्लीट हो गया नहीं। अगर किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज में और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे या तो फ़ोन कर लीजिए या मैसेज कर सकते हैं। और आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, अपनी एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी वीडियोस ऑडियोज़ वगैरह आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको बुक को भी अपने पास रखना चाहिए। एनसीईआरटी बुक की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। और आपको पता है कि 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, तो इसके लिए एक एक लाइन को क्लियरली और डीपली पढ़ना होगा, समझना होगा कि हर एक लाइन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है किसी भी टाइप का। और फिर 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको यही करना है कि बुक की रीडिंग, चैप्टर रीडिंग और जितने भी कॉन्सेप्ट टर्म्स उसमें आ रहे हैं, जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखना है, उनको अपडेट करना है। तो इसके लिए आप चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही, जबकि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए बीच में और एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। बुक की रीडिंग इंपॉर्टेंट है, उसको सामने रखिए अपने। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ स्टूडेंट्स, इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट टर्म नहीं है, ना तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको डिस्टर्ब करे। इसमें इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ वही पढ़ाया जाएगा और वही दिखेगा इस चैप्टर में ओवरऑल, जो आपके आसपास एनवायरनमेंट में और जो चारों तरफ के शहरों में, प्रदेशों में जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, आपको उन्हीं को पढ़ना है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपकी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है और सारी चीज़ें आपको सामने फ़ेस टू फेस दिख रही हैं। आप उनके आसपास से गुज़रते हैं या कभी कभी वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने देखा ना हो, सुना ना हो और जिससे आप बिल्कुल अनजान हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सारा कुछ इसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है, विजिबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। बस ज़रूरत क्या है कि चैप्टर को पढ़ करके और सभी चीज़ों को, ये जो इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना है और एक ऑर्डर में चीज़ों को लिख करके फिर उनको एक्सप्लेन करना है, समझना है। तो अभी तक हम लोग जैसे सुपरफिशियल होकर के इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उससे थोड़ा हट करके हम लोग एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में, सिस्टमैटिक वे में स्टडी करेंगे। और आपको पता है ये द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी एंड द अदर टर्म्स रिलेटेड टू द सोसाइटी, दीज आर कॉल्ड द सोशल साइंस और इंक्लूडेड इन द सोशल साइंस। सिस्टमैटिक स्टडी ही सोशल साइंस है, अदरवाइज़ सोशल साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल अनजाना हो या बूझ हो। यहाँ सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं, आप उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बस ज़रूरत होती है कि उनको सिस्टमैटिक वे में समझना और कुछ ऐसे टर्म्स जिनको लेकर के हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न है, उनको क्लियर करना। तो स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, it is a term that is related to the formation or production of any secondary goods with the help of the primary goods or raw material. And for the production of these secondary goods, there is the requirement of some elements, and these elements especially includes firstly the land, institution or called the industry, then the raw material, labor and capital. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग
निर्माण या उत्पादन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी प्राइमरी गुड्स को लेकर के, या आप कह सकते हो किसी नेचुरल रॉ मटेरियल को लेकर के, उससे हम लोग एक सेकेंडरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकेंड लेवल का, द्वितीय स्तर का एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और जिसकी वैल्यू जो होती है प्राइमरी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा हायर होती है, और उसका जो वैल्यू है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, वो भी पहले के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा फाइन और एट्रैक्टिव होती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और आप बुक में देखेंगे, ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है, इसी में ऊपर से आएंगे तो ये सेकंड पैराग्राफ लग रहा है, लेकिन दरअसल ये फर्स्ट है। ऊपर सिर्फ एक वो आप केस स्टडी दी गई है, उसको अगर हटा देंगे तो यहीं से स्टार्ट होता है। क्लियरली इससे बुक में देखिए लिखा भी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing। साफ साफ लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल का यूज़ करके लार्ज क्वांटिटी में किसी सेकेंडरी प्रोडक्ट को फॉर्म करना, जिसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होती है पहले के रिस्पेक्ट में, इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और ऑब्वियसली अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आपने देखा होगा, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर from wood, manufacturing of sugar from sugar cane, iron and steel from iron ore, aluminium from bauxite and so many other products। आप रोज़मर्रा के लाइफ में अपने आसपास देखते हैं, बहुत आसान सी बात है कि जब भी आप गेहूं से उसको आटे में कन्वर्ट कराने के लिए, जिसको बोलते हैं गेहूं पिसाने के लिए, आप जाते हैं तो आसपास किसी आटा चक्की में देखिए, वो भी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। वो आपका जो रॉ मटेरियल था, वीट, गेहूं, उसको जब आप ले जाते हैं तो अपनी मशीनरी में वो चक्की में डाल करके उसको एक, वैसे तो वो कुछ नहीं है, एक फिजिकल प्रोसेस है। उसने आपके ही वीट को क्या कर दिया है, रब कर दिया है चक्की में डाल करके, और उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन हो गया है। लेकिन आप देखते हैं कि जो वीट का रेट होता है, गेहूं का रेट होता है, उसके रेट से आटे का रेट, जो पाउडर फॉर्म में वीट आ चुका है, वो आटा जो होता है वो थोड़ा वैल्यूएबल होता है और वही यूज़फुल है। हम लोग डायरेक्टली घरों में साबुत गेहूं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें उसको चक्की में ले जा कर के पहले फ्लोर में आटे में कन्वर्ट कराना होता है, और उसके बाद ही हम उससे रोटियां बना सकते हैं या समोसे बना सकते हैं। जो भी चीज़ें बनती हैं वो इसी सेकेंडरी प्रोडक्ट से, आटे से बनती हैं। तो आटे की वैल्यू बढ़ जा रही है, एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट हैज़ फॉर्म्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड दिस आटा चक्की यू कैन से कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वो जो आटा चक्की है जहाँ पे लगी है, उसी को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। अब ये बात अलग है कि आपको थोड़ा सा मजाक लग रहा होगा कि ये इंडस्ट्री है, तो फिर जो बड़े बड़े इतने प्लांट लगे हुए हैं, पावर प्लांट हैं, या कोई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कारखाने आपने शायद कहीं देखे हो आते जाते, तो आपको लगेगा फिर वो क्या है। तो देखिए, ये इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन है साइज़ के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो बात की बात है। लेकिन आप जनरली ये समझ लें, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, चाहे वो स्मॉल स्केल में हो रहा है, लिमिटेड स्केल में हो रहा है या लार्ज स्केल में हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा फाइन प्रोडक्ट है और पैक्ड प्रोडक्ट है, या फिर सिर्फ एक लोकल किसी छोटे इंडस्ट्री में स्मॉल स्केल में फॉर्म हो रहा है, वो बहुत ही भद्दा और ओपन प्रोडक्ट है, तो वो मैटर नहीं रखता है। लेकिन ये सब इंडस्ट्रीज़ ही हैं। आप आटा चक्की लीजिए, या फिर तेल निकालने वाले जो छोटे मोटे ऑयल, रिफाइनरी तो नहीं कहेंगे उनको, स्पेलर इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हैं, जहाँ पर लगे होते हैं ये तेल निकालने वाली मशीनें। और इस तरह के लोकल एरियाज़ में आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देख सकते हैं। आप जिस एरिया में जहाँ पे रहते हैं, ये बांदा, चित्रकूट, महोबा वगैरह, तो यहाँ पर आपने देखा होगा घरों में अक्सर लोग लीज पर लेकर के बीड़ी वगैरह बनाते रहते हैं। तो बीड़ी इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है, जबकि उसमें आप देखते हैं बहुत छोटे छोटे स्केल पे काम होता है, लेकिन फिर वो भी इंडस्ट्रीज़ में ही आता है। भले ही उस पर क्वान्टिटी और क्वालिटी डाउन है, वो अलग मैटर है।
और रिसेंट एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ का जो थोड़ा सा बिगर फॉर्म है, आप जिस एरिया में रहते हैं आपको पता है महोबा के पास एक कबरई रीजन है। कबरई में आपने देखा क्रिस्टल मिल्स लगी हुई हैं और वो हैवी स्टोन्स को पेबल्स में, कंक्रीट में और इसके बाद में जो स्टोन डस्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो क्रेशर मिल्स का वो बहुत बड़ा एरिया, वो तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि वो एक इंडस्ट्री है, एंड इट इज़ कॉल्ड द क्रेशर इंडस्ट्री, कंक्रीट इंडस्ट्री यू कैन ऑल्सो से। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके और उससे कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट फॉर्म किया जा रहा है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल वे में देखेंगे। तब तक आप बुक की रीडिंग भी करते रहिए और जो पढ़ाया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा नोट्स कैसे फॉर्म करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप राइटिंग वर्क भी स्टार्ट करेंगे।